Hello to all. Today I am going to discuss about the Dissolution of Muslim Marriages Act 1939. Firstly, I am going to discuss about why it came into an existence, and then I will discuss about the section-wise clauses of this act. The Dissolution of Muslim Marriages Act 1939 बेसिकली डिस्कस करता है, हम प्रोवाइड करता है डिफरेंट ग्राउंड्स मुस्लिम मैरिड वुमेन्स को कि किन किन ग्राउंड्स पे वो डाइवोर्स पा सकती हैं. ये एक्ट में बेसिकली सारे प्रोविजंस जो मुस्लिम मैरिड वुमेन्स को डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तलाक पाने के लिए, अपनी मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए जो भी प्रोविजंस हैं उनको एक जगह पे संगठित और क्लैरिफाई किया गया है कि कब कब वो डाइवोर्स पा सकती हैं. मुस्लिम वुमेन्स में जैसे हम लोग ने कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवोर्स में पढ़ा है कि मुस्लिम वुमेन्स को डाइवोर्स को लेके, तलाक को लेके बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड राइट्स अवेलेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू हस्बैंड. तो मुस्लिम लॉ में वाइफ जो है वो दो तरीके से डाइवोर्स पा सकती है, एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड जुडिशियल मोड से. दो तरीके से एक्स्ट्रा जुडिशियल मोड्स होते हैं. तलाक तफवीज होता है कि डेलीगेटेड वे में, अगर हस्बैंड के द्वारा वाइफ को अधिकृत किया गया है, एक एग्रीमेंट हुआ है हस्बैंड वाइफ के बीच में कि अगर हस्बैंड जो है किसी भी कंडीशंस को जो कि एग्रीमेंट में मेंशन किया गया है उसको वायलेशन करेगा तो वाइफ को यहाँ पर अधिकार होता है कि वो हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती है. सेकेंड एक्स्ट्रा जुडिशियल मोड होता है लियान. जैसे मैंने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवोर्स में कि लियान का मतलब होता है कि अगर हस्बैंड जो है वाइफ के अगेंस्ट अंडर इस्लाम मुस्लिम लॉ में अगर हस्बैंड जो है वो वाइफ के अगेंस्ट फॉल एलिगेशन एडल्ट्री का लगाता है तो भी वाइफ जो है वो कोर्ट के पास डिक्री के लिए, डाइवोर्स की डिक्री के लिए जा सकती है. ये हो गया एक्स्ट्रा जुडिशियल मोड. अब होता है जुडिशियल मोड जो है उसमें डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 आता है. डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस के अंडर जो है मुस्लिम मैरिड वाइफ लेडी जो है वो कोर्ट के पास डिक्री के लिए जा सकती है. इसमें डिफरेंट ग्राउंड्स और प्रोसीजर मेंशन किया गया है. ये मल्की स्कूल ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस पे बेस्ड है. इसका मेन पर्पस जो है वो दो है. एक तो जो हनाफी स्कूल ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस था वो वुमेन्स को किसी भी तरीके का राइट नहीं देता था डाइवोर्स देने का हस्बैंड को, उससे उनकी लाइफ मिजरेबल होती जा रही थी डे बाय डे. तो ये एक्ट के थ्रू इसको स्टॉप किया गया और वुमेन्स को एक तरीके का राइट ग्रांट किया गया. एंड सेकेंड है कि बिफोर 1939 ये एक्ट आने के पहले वुमेन्स के पास, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी राइट्स अवेलेबल नहीं था डाइवोर्स देने के लिए, तो वो अपना धर्म, इस्लाम धर्म को त्याग के दूसरे धर्म को, फेथ को अपना रहे थे बिकॉज वो उस मैरिज में नहीं रहना चाहते थे. वही उनके पास एक धर्म त्यागना ही उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन रह गया था. तो इस एक्ट के आने के बाद से उनके पास एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स थे, कई ग्राउंड्स थे जिसके बेसिस पे वो डाइवोर्स की डिक्री ले सकती थी अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट. थोड़ा सा जान लेते हैं कि बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट. जैसे कि मैंने बताया कि हनाफी स्कूल में बिल्कुल भी प्रोविजंस नहीं थे कि वुमेन्स को डाइवोर्स पाने के लिए. मुस्लिम वुमेन्स उस समय जो हैं बहुत तेज़ी से अपना धर्म त्याग करके दूसरे धर्म को, फेथ को अपना रही थी बिकॉज उनकी लाइफ जो थी बहुत ही मिजरेबल हो गई थी. हस्बैंड भले ही उनको मेंटेन नहीं कर रहे, उनको बहुत ही बुरी व्यवहार कर रहे, बट स्टिल उनको उस शादी में रहना पड़ रहा था बिकॉज उनके पास डाइवोर्स देने का अधिकार नहीं था. मुस्लिम वुमेन्स जो है वो अनदर रिलीजन में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन त्याग करके दूसरे धर्म को अपना रही थी. उस समय जो उलेमास थे, जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते थे, उन्होंने फतवा इशू किया कि ऑन द बेसिस ऑफ अपोस्टेसी जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज नहीं होगी.
भले वुमेन्स जो है वो अपना धर्म इस्लाम धर्म त्याग कर ले, बट उससे नॉन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज नहीं, नॉन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगा। Some Muslim jurists laid down the principle that by conversion the marriage would not be dissolved. कुछ जो मुस्लिम जूरिस्ट थे वो बोले कि सिर्फ कन्वर्जन से मुस्लिम मैरिज जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा, और अगर वो जो वुमेन ने धर्म का त्याग किया है वो जब भी उस धर्म में इस्लाम धर्म में वापस आएंगी तब उनको इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा। बट ब्रिटिश इंडिया जो है वो इस रूलिंग के फेवर में नहीं था, वो अपोस्टेसी के बेसिस पे डिसॉल्व कर रही थी, बिकॉज उस समय ब्रिटिश कोर्ट्स गवर्न होती थी। तो उन्होंने मैरिड वुमेन को ऑन द बेसिस ऑफ अपोस्टेसी के बेसिस में उनकी मैरिज को डिसॉल्व किया, जो कि जो उस समय के रिलीजियस स्कॉलर्स थे उन्होंने इसका बहुत ही विरोध किया, और वो कोर्ट के इस ओपिनियन से बिल्कुल फेवर नहीं करते थे। सो जितने भी उस समय के लीडर्स, स्कॉलर्स और उलेमास थे, उन्होंने हनाफी स्कूल के जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस था उसको चेंज करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढा, और उसमें उन्होंने मुस्लिम वुमेन जो मुस्लिम वुमेन्स थे उनके लिए एक एक्ट बनाने के लिए बिल प्रिपेयर किया, जो कि होल लॉ रिलेटिंग टू डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस इज ब्रॉट एट वन प्लेस एंड कंसोलिडेटेड इन द होप दैट इट वुड सप्लाई ए वेरी लॉन्ग फेल्ट वांट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। सो उन्होंने सब ने मिल के हनाफी स्कूल के लॉ में, बिकॉज उस समय वुमेन्स जो है वो बहुत ही तेज़ी से इस्लाम धर्म का परित्याग करके अपनी मैरिज से बाहर आ रही थी। तो काजी मोहम्मद अहमद काज़मी हैड इंट्रोड्यूस ए बिल विच बिकेम लॉ ऑन 17 मार्च 1939 एंड thus stood the dissolution of Muslim Marriages Act 1939 in the legislature. सो ये एक्ट जो है 17 मार्च 1939 को लॉ बना। The Dissolution of Muslim Marriages Act 1939. It extend to whole of India except the state of Jammu and Kashmir. ये सभी भारत में एप्लीकेबल होगा सिवाय स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। सेक्शन 2 जो है वो ग्राउंड्स प्रोवाइड करता है। इसमें मेनली सिर्फ 5 सेक्शन है, बहुत ही छोटा सा एक्ट है। पहले 6 थे जबकि 6 जो है वो रिपील हो गया है। तो अभी प्रेजेंट में सिर्फ 5 सेक्शंस इसमें इस एक्ट में है। सबसे इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 2 जिसमें ग्राउंड्स अवेलेबल हैं फॉर डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ डाइवोर्स। इसमें मैरिड वुमेन को अंडर मुस्लिम लॉ शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन ए डिक्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ग्राउंड्स। इनमें से एक या एक से अधिक ग्राउंड को यूज़ करके जो मैरिड मुस्लिम वुमेन है वो डाइवोर्स ले सकती है। फर्स्ट है द हस्बैंड इज़ मिसिंग फॉर 4 years। अगर हस्बैंड जो है वो 4 या 4 से अधिक वर्ष से अधिक मिसिंग है, और जिससे भी ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है उसको उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लाइक उसकी फैमिली जो भी क्लोज्ड फैमिली है ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको उसकी जानकारी होगी, हस्बैंड की जानकारी होगी, बट उनको भी कोई भी जानकारी नहीं है कि हस्बैंड एक्चुअली में कहाँ पर है। जब उस सर्कमस्टांस में वाइफ जो है वो कोर्ट के पास जा सकती है और फाइल कर सकती है पिटीशन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज। वहाँ पर कोर्ट जो है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगा कि हस्बैंड के बारे में कोई भी जानकारी किसी को नहीं है 4 या 4 से अधिक वर्ष से ज़्यादा के लिए। देन जो है कोर्ट जो इस बेसिस पे उसको डिक्री पास कर देगी। यहाँ पर जो डिक्री होगी वो जिस दिन पास होगी उससे नेक्स्ट 6 months के बाद ही इफ़ेक्टिव होगी। अगर इस 6 पीरियड जो वेटिंग पीरियड 6 months का कोर्ट ने दिया है उस पीरियड में अगर हस्बैंड पर्सनली या
किसी के थ्रू ये कम्युनिकेट कर देता है कोर्ट को कि वो एग्जिस्टेंस है वो है, और वो अपनी कंजुअल राइट्स जो भी वैवाहिक कर्तव्य है उनको निभाने के लिए रेडी है, प्रेजेंट है, प्रिपेयर है। सो उस ग्राउंड पे जो कोर्ट है वो डिक्री को वापस ले लेगी उस 6 मंथ्स के वेटिंग पीरियड में, और जो कोर्ट मैरिज होगी वो डिसॉल्व नहीं होगी। बट अगर उस 6 मंथ्स में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है वह हस्बैंड के बारे में, तो वो 6 मंथ्स के बाद फाइनल वो इफेक्टिव हो जाएगी, मतलब अपने आप ही वो डिसॉल्व हो जाएगी मैरिज। सेकेंड ग्राउंड है वाइफ के पास, हस्बैंड्स फेलियर टू मेंटेन द वाइफ फॉर 2 years। अगर हस्बैंड जो है वो फेल रहता है अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए, मतलब वो अपनी वाइफ को फाइनेंशियली किसी भी तरीके का हेल्प नहीं कर रहा। इफ़ द हस्बैंड हैज़ नेग्लेक्टेड और फेल टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू द वाइफ फॉर 2 years, अगर हस्बैंड जो है वो नेग्लेक्ट कर रहा है या किसी वजह से वो उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है मेंटेनेंस 2 या 2 से अधिक वर्ष से, सो उस सर्कमस्टांसेस में वाइफ जो होती है फुली एंटाइटल्ड होगी टू ऑब्टेन ए डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज। यहाँ पर वाइफ का जैसे हस्बैंड का ऑब्लिगेशन होता है, हस्बैंड के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि एवरी हस्बैंड टू मेंटेन हिज वाइफ, और अगर वो फेल होते हैं तो उस ग्राउंड पे वाइफ जो है वो डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है। अगर हस्बैंड जो है यहाँ पर प्ली लेता है कि अगर बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, इम्प्रिजनमेंट या इल हेल्थ वो अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं कर सकता, इस सर्कमस्टांसेस पे भी वाइफ को राइट है कि वो डिक्री पास, एंटाइटलमेंट है कि वो डिक्री फॉर डिसॉल्विंग और हर मैरिज। उस ग्राउंड पे भी प्ली को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस सर्कमस्टांसेस में भी हस्बैंड लीगली ऑब्लिगेशन होगा कि वो वाइफ को मेंटेन करे। और अगर वाइफ जो है वो हस्बैंड से सेपरेटली रह रही है विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज़, वहाँ पर जो है वाइफ एंटाइटलमेंट नहीं होगी जुडिशियल डाइवोर्स को ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस, बिकॉज वहाँ पर अगर उसके पास रीजनेबल एक्सक्यूज़ है, फॉर एग्जांपल अगर वो हस्बैंड से अलग रह रही है फॉर स्टडीज़ के लिए, तो यहाँ पर उसके पास रीजनेबल एक्सक्यूज़ है, देन हस्बैंड जो है वो ऑब्लाइज्ड होगा टू मेंटेन हिज वाइफ। बट अगर वो ऐसे ही कहीं अपने हस्बैंड को छोड़ के अपने मायके में रह रही है विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज़, देन यहाँ पर वाइफ जो है वो एंटाइटलमेंट नहीं होगी टू सीक डाइवोर्स, जुडिशियल डाइवोर्स। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर हस्बैंड जो है वाइफ को प्रॉम्प्ट डॉवर का पेमेंट नहीं किया है, वो भी एक अंडर इस्लामिक लॉ एक रीज़नेबल एक्सक्यूज़ है कि वाइफ जो है अपने हस्बैंड से अलग रह सकती है। तो यहाँ पर उसके पास अगर रीज़नेबल एक्सक्यूज़ है अलग रहने का, तो वो एंटाइटलमेंट होगी और हस्बैंड का ऑब्लिगेशन होगा कि तब भी वो अपने वाइफ को मेंटेन करे। बट अगर उसके पास रीज़नेबल एक्सक्यूज़ नहीं है वाइफ के पास, तो वो एंटाइटलमेंट नहीं होगी जुडिशियल डाइवोर्स पाने के लिए। थर्ड है इम्प्रिजनमेंट ऑफ द हस्बैंड फॉर 7 years। अगर हस्बैंड को 7 year या उससे ज़्यादा की पनिशमेंट हो जाती है, तो वाइफ जो है एंटाइटलमेंट हो जाएगी टू गेट हर मैरिज डिसॉल्व बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। उस बेसिस पे वो कोर्ट के पास जा सकती है कि मेरे हस्बैंड को 7 years से मोर की इम्प्रिजनमेंट हो गया है, उस बेसिस पे वो कोर्ट के पास जा सकती है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज। द वाइफ्स राइट्स ऑफ जुडिशियल डाइवोर्स ऑन दिस राइट्स बिगिन फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेंटेंस हैज़ बिकम फाइनल। जो वाइफ है वो सीख कर सकती है उस दिन से जिस दिन से हस्बैंड के अगेंस्ट फाइनल ऑर्डर आता है, सेंटेंस पास होने का फाइनल ऑर्डर आता है, और कोर्ट जो है तब तक उसके फेवर में डिक्री पास नहीं करेगी जब तक कि उसका अपील, हस्बैंड का जो एक्सपायरी डेट ऑफ अपील है वो नहीं कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर इवन
जो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है वहाँ से भी जब तक कि हस्बैंड के डिसमिस नहीं हो जाती, उसने अगर अपील सेंटेंस के अगेंस्ट अपील किया है तो वो अपील पीरियड उस फाइनल अपीलेट कोर्ट से जब तक कि वो उस हस्बैंड की अपील डिसमिस नहीं हो जाती तब तक वाइफ के फेवर में जजमेंट पास नहीं होगा, डिक्री पास नहीं होगी फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। फोर्थ वन है हस्बैंड्स फेलो टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर 3 years। अगर हस्बैंड जो है अपने मैरिटल ऑब्लिगेशन बीइंग ए हस्बैंड जो भी ऑब्लिगेशंस होते हैं अगर 3 years कंटिन्यू 3 years विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूजेस के परफॉर्म नहीं करता है तो यहाँ पर वाइफ जो है एंटाइटलमेंट होगी टू गेट द डाइवोर्स। यहाँ पर इस एक्ट में मैरिटल ऑब्लिगेशन ऑफ द हस्बैंड को डिफाइन नहीं किया गया है, ये कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करेगा कि मैरिटल ऑब्लिगेशन ऑफ द हस्बैंड क्या क्या होंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ है हस्बैंड्स इम्पोर्टेंसी। अगर जो वाइफ है may sue फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ हस्बैंड इम्पोर्टेंसी। वाइफ जो है हस्बैंड की इम्पोर्टेंसी के बेसिस पे डाइवोर्स सीख कर सकती है, बट उसको डाइवोर्स पाने के लिए 2 कंडीशंस है, उसको 2 कंडीशन उसको प्रूफ करनी पड़ेगी। वो है दैट द हस्बैंड वाज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज। उसको ये प्रूफ करने पड़ेगा कि हस्बैंड जो है वो एट द टाइम ऑफ मैरिज विवाह के समय ही इम्पोर्टेंट था और वो अभी तक जब एप्लीकेशन मूव किया गया है, ये पिटीशन मूव की गई है डाइवोर्स के लिए, तब भी ही कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट टिल द फाइलिंग ऑफ द सूट। फाइलिंग के सूट फाइल करने के दिन तक वो इम्पोर्टेंट है। कोर्ट जो है बिफोर पासिंग ए डिक्री ऑन फेवर ऑफ वाइफ, वहाँ पर कोर्ट जो है वो बाध्य होगी कि हस्बैंड को 1 year का टाइम दे। अगर हस्बैंड जो है वो एप्लीकेशन मूव करता है तो कि वो अपनी इम्पोर्टेंसी को प्रूव कर सके। अगर हस्बैंड जो है एप्लीकेशन मूव नहीं करेगा, कोर्ट जो है वो एक तरीके से बाध्य होती है 1 साल का समय देने के लिए, जब कि हस्बैंड जो है एप्लीकेशन मूव करता है कि मैं अपनी इम्पोर्टेंसी को प्रूव करना चाहती हूँ, तो वो 1 year का टाइम पीरियड देता है हस्बैंड को। अगर हस्बैंड जो है एप्लीकेशन मूव नहीं करेगा तो वहाँ पर विदाउट एनी डिले हस्बैंड कोर्ट जो है वो वाइफ के फेवर में डिक्री पास कर देगी, मतलब डिसॉल्व कर देगी, मैरिज को डिसॉल्व कर देगी विदाउट एनी डिले। बट अगर हस्बैंड जो है अपनी इम्पोर्टेंसी को प्रूव कर देता है विद इन द पीरियड ऑफ 1 year, वहाँ पर जो डिक्री होती है डाइवोर्स की कैन नॉट बी पास्ड। जो कोर्ट है वहाँ पर कोर्ट जो है वो डिक्री नहीं पास कर सकती। बट अगर वो फेल हो जाता है टू प्रूफ हिज पोटेंसी तो वहाँ पर इमीडिएट अफेक्ट से वो मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा। 6 1 है हस्बैंड इंसैनिटी, लेप्रोसी एंड वेनरेबल डिजीज। अगर हस्बैंड जो है इन तीनों में से इंसैनिटी, लेप्रोसी या वेनरेबल डिजीज से सफ़र कर रहा है तो इन तीनों के बेसिस पे वाइफ कैन ऑब्टेन ए डाइवोर्स ऑन दैट ग्राउंड्स। इंसैनिटी जो है वो मेंटल कैपेसिटी से बिलोंग करती है। अगर मानसिक रूप से हस्बैंड जो है वो 2 or more years से इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द सूट, जस्ट बिफोर द 2 or more years से हस्बैंड जो है इंसेन है तो वो वाइफ के पास ग्राउंड होगा कि ऑन दैट बेसिस वो डाइवोर्स ले सकती है। बट यहाँ पर एक्ट में स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि इंसैनिटी क्यूरेबल होनी चाहिए कि इनक्यूरेबल होना चाहिए। फर्दर इट इज़ सबमिटेड दैट द इंसैनिटी ऑफ द हस्बैंड मस्ट बी इनक्यूरेबल। क्यूरेबल इंसैनिटी को बेसिस नहीं रखा गया है। इनक्यूरेबल इंसैनिटी होगी जिसका क्योर नहीं किया जा सकता, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसके बेसिस पे हस्बैंड वाइफ को जो है यहाँ पर टाइम लिमिट मेंशन किया गया 2 or more years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द सूट। 2 या 2 से अधिक वर्ष सूट फाइल करने से जस्ट प्रिसाइडिंग
ईयर्स को काउंट किया जाएगा इंसैनिटी के लिए। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी होता है स्किन डिजीज़, काइंड ऑफ स्किन डिजीज़। अगर वाइट एंड ब्लैक स्किन डिजीज़ है हस्बैंड को, तो इट मे बी क्यूरेबल और इनक्यूरेबल। द एक्ट नाइदर स्पेसिफाई द फॉर्म ऑफ लेप्रोसी नॉर इट्स ड्यूरेशन। यहाँ पर एक्ट में मेंशन नहीं किया गया है कि आइदर इट मे बी इट विल बी क्यूरेबल और इनक्यूरेबल। यहाँ पर ना तो ड्यूरेशन मेंशन किया गया है, लाइक इंसैनिटी में मेंशन किया गया है 2 or more years इमीडिएटली प्रिसाइडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द सूट, बट लेप्रोसी को लेके ना तो ड्यूरेशन मेंशन किया गया है, ना तो उसका फॉर्म मेंशन किया गया है। द कोर्ट हैव टू डिस्क्रिशन द गिव एनी मीनिंग विच डज जस्टिस टू द स्पाउसेस। यहाँ पर कोर्ट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है कि लेप्रोसी को बेसिस पे वो बस जो भी स्पाउसेस हैं, जो भी वाइफ है, उसके साथ इनजस्टिस ना हो उसको लेके, तो वहाँ पर कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करेगा कि कोर्ट जस्टिस, वाइफ को जस्टिस मिल सके, इस बेसिस पे उसका ड्यूरेशन और फॉर्म ऑफ लेप्रोसी को डिसाइड करे। नेक्स्ट है वेनरेबल डिजीज़। ए डिजीज़ टिपिकली कॉन्ट्रैक्टेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ ए पर्सन ऑलरेडी इन्फेक्टेड। जो डिजीज़ सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, इन्फेक्शंस के थ्रू होती है, उस बेसिस पे भी अगर हस्बैंड जो है वो वेनरेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, तो उस बेसिस पे भी वाइफ जो है वो सीक कर सकती है डाइवोर्स के लिए। एंड द एक्ट प्रोवाइड दैट दिस डिजीज़ मस्ट बी ऑफ विरुलेंट नेचर, मतलब इनक्यूरेबल होनी चाहिए। दैट डिजीज़ मस्ट बी इनक्यूरेबल। इट मे बी एनी ड्यूरेशन, ये इनक्यूरेबल होनी चाहिए, उसकी ड्यूरेशन कुछ भी होनी चाहिए, हो सकती है भले वाइफ जो है ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गई हो उस डिजीज़ से, तब भी उसके पास एंटाइटलमेंट है, राइट है कि वो उस बेसिस पे, वेनरेबल डिसीज़ के बेसिस पे हस्बैंड से डाइवोर्स सीक कर सकती है एंड पिटीशन फाइल कर सकती है। नेक्स्ट है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी बाय वाइफ। इस ग्राउंड को में हस्बैंड की कोई फॉल्ट नहीं होती है, बट स्टिल जो है एक इंडिपेंडेंट प्रोविजन है जो कि वाइफ को प्रोवाइड होता है, जिससे कि उसके विच मैरिज इज़ वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द वाइफ। वहाँ पर मैरिज जो है वाइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ वाइफ। वहाँ पर वाइफ के पास ये अधिकार होता है कि वो अपनी मैरिज, अगर उसकी मैरिज जो है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसके फादर या किसी अदर गार्जियन का ड्यूरिंग हर माइनॉरिटी मतलब बिफोर द अटेनिंग द बिफोर शी अटेन द एज ऑफ 15 ईयर्स। अगर वाइफ जो है 18 ईयर से पहले उसकी शादी कॉन्ट्रैक्ट की गई ऑन बिहाफ बाय हर फादर और एनी अदर गार्जियन, सो वो उस समय उसके पास ये राइट होता है कि वो अपनी मैरिज को त्याग कर सके बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, और अगर उसकी शादी हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेटेड। अगर उसकी शादी, यहाँ पर 3-4 कंडीशन है, अगर उसकी शादी बिफोर द अटेन द एज ऑफ 15 ईयर्स हुआ हो, बाय हर फादर और अदर गार्जियन के थ्रू हो, और वो रेपुडिएट कर सकती है बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, और तब भी कर सकती है बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स जबकि उसकी शादी जो है वो हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेटेड, वो अपने हस्बैंड से किसी भी तरीके का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश ना की हो। सो यहाँ पर जो है वो इस बेसिस पे अपनी मैरिज रेपुडिएट कर सकती है और वो कोर्ट के पास पिटीशन फाइल कर सकती है ऑन दैट बेसिस। नेक्स्ट है क्रुएलिटी बाय द हस्बैंड। क्रुएलिटी बाय द हस्बैंड जो है वो बिफोर 1939 इस एक्ट, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट आने के पहले भी इस्लामिक लॉ में भी बेसिस था डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए, बट वहाँ पर फिज़िकल टॉर्चर का बस जिक्र किया गया था। वहाँ पर मेंटल टॉर्चर, मेंटल क्रुएलिटी को वहाँ पर बेसिस नहीं था, बट इस एक्ट के आने के बाद से जो क्रुएलिटी का जो स्कोप है उसमें मेंटल टॉर्चर को भी इंक्लूड किया गया और स्कोप को एनलार्ज किया गया। क्रुएलिटी को इंक्लूसिव वे में बाय एक्ट के थ्रू बताया गया कि क्या क्या एक्ट जो है क्रुएलिटी अगेंस्ट द वाइफ आते हैं। जो फर्स्ट है वो है हैबिचुअल असॉल्ट ऑन द वाइफ और मेकिंग हर लाइफ मिजरेबल बाय क्रुएलिटी ऑफ कंडक्ट इफ सच कंडक्ट डज नॉट अमाउंट टू फिजिकल इल ट्रीटमेंट।
अगर हैबिचुअली असॉल्ट करता है हस्बैंड जो है वाइफ को और उसकी लाइफ जो है मिजरेबल दयनीय कर चुका है बाय हिज कंडक्ट और दैट कंडक्ट डज नॉट अमाउंट टू फिजिकल इल ट्रीटमेंट, भले वो मेंटल टॉर्चर हो फिजिकल ना भी हो तो भी उसको क्रुएलिटी के अगेंस्ट क्रुएलिटी में इंक्लूड किया जाएगा। सेकेंड, एसोसिएशन ऑफ द हस्बैंड विथ वुमेन ऑफ इल रिप्यूट और ही लीड्स एन इनफेमस लाइफ। अगर जो है वह हस्बैंड का रिलेशन जो है इल रिप्यूट, जिनकी अच्छी रेपुटेशन नहीं होती, बुरी रेपुटेशन वाली वुमेन से है, और अगर वो एक इनफेमस लाइफ मतलब अच्छी लाइफ रेपुटेड लाइफ नहीं प्रोसीड कर रहा है तो भी वाइफ जो है वो क्रुएलिटी अगेंस्ट वाइफ कंसीडर किया जाएगा। अगर वाइफ जो है हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को फोर्स करता है प्रयास करता है फोर्स करता है कि वो एक इमोरल लाइफ प्रोसीड करे लीड करे तो वो भी वाइफ के अगेंस्ट क्रुएलिटी में कंसीडर किया जाएगा। अगर जो हस्बैंड जो है विदाउट वाइफ्स कंसर्न उसकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर देता है और उसकी जो भी लीगल राइट्स हैं उसकी प्रॉपर्टी पे उसको एक्सरसाइज नहीं करने दे रहा है, उसको रोकता है, तो वो भी क्रुएलिटी अगेंस्ट वाइफ के अगेंस्ट में कंसीडर किया जाएगा। अगर वाइफ नेक्स्ट है, अगर हस्बैंड जो है वाइफ को उसके रिलीजियस फेथ को प्रैक्टिस करने में उसको रोकता है तो भी वो क्रुएलिटी अगेंस्ट वाइफ कंसीडर किया जाएगा। अगर हस्बैंड की एक से अधिक वाइफ है तो और वो सभी को इक्वली नहीं ट्रीट करता है तो भी वो उसके क्रुएलिटी अगेंस्ट वाइफ के ग्राउंड है, क्रुएलिटी और अगेंस्ट वाइफ के अंडर कंसीडर किया जाएगा। एनी अदर नाइन्थ ग्राउंड है एनी अदर विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वैलिड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। ये एक हेल्पिंग क्लॉज है, लाइक वहाँ पर यहाँ जो भी एवं मेंशंस मतलब 8 ग्राउंड्स हैं उसमें मेंशन नहीं किया है, उसके अलावा अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ और जो कि जस्टिस नहीं हो पा रहा है वाइफ के साथ, उस बेसिस पे वाइफ को डाइवोर्स दिया जा सकता है, तो उस समय वो सेक्शन 29 का यूज़ करेगा, और जो कि रिकॉग्नाइज्ड अंडर पर्सनल लॉ था बट प्रेजेंटली एक्ट में नहीं एप्लीकेबल है, तो भी वो जो अंडर पर्सनल लॉ में रिकॉग्नाइज्ड ग्राउंड था उसको भी वो कंसीडर कर सकते हैं। लाइक बिफोर 1939 फॉर एग्जांपल वाइफ लियान जो हम लोग ने डिस्कस किया कि अगर वाइफ के अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशन एडल्ट्री का लगता है तो वो सफिशिएंट ग्राउंड होगा वाइफ के पास जुडिशियल डाइवोर्स पाने के लिए। और जो इस क्लॉज के अंडर वाइफ जाके मतलब सेक्शन 29 के अंडर जाके वाइफ जो है पिटीशन फाइल कर सकती है फॉर सीकिंग जुडिशियल डाइवोर्स। सेक्शन 3 है कि जहाँ पर सेक्शन 2(1) में हम लोग ने पढ़ा कि ग्राउंड्स में कि जब हस्बैंड को 4 ईयर से ज़्यादा मिसिंग होता है तो उस समय नोटिस किसको सर्व होगी। अगर पिटीशन फाइल हुई है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बिकॉज हस्बैंड मिसिंग है तो नोटिस जो है वो सर्व होगी, जो भी हायर्स हैं मुस्लिम हस्बैंड के जो भी हायर्स हैं उनको सर्व होगी वो नोटिस। अगर उसके हायर्स नहीं हैं तो if he had died on the date of filing of the plaint shall be stated in the plaint, notice of the suit shall be on such person। अगर वो नोटिस उनकी डेथ हो जाती है तो फाइलिंग होगी सच पर्सन में उनके पैटर्नल अंकल और ब्रदर ऑफ द हस्बैंड कंसीडर किया जाएगा, भले वो साइटेड नहीं किए गए हैं प्लेंट में, वो उनके हायर्स नहीं हैं, तब भी उनको एज एन हायर उस प्लेंट में उनके अगेंस्ट नोटिस सर्व होगी बिकॉज उनको इंटीमेशन देना मस्ट है उनके फैमिली मेम्बर होने के नाते, पैटर्नल अंकल और ब्रदर ऑफ द हस्बैंड। सेक्शन 4 है इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन टू अनदर फेथ। अगर
मैरिड मुस्लिम वुमेन जो है वो कन्वर्जन कर लेती है, इस्लाम को त्याग करके दूसरे धर्म को अपना लेती है अदर देन द इस्लाम, सो ये डज़ नॉट इटसेल्फ ऑपरेट टू डिज़ोल्व, अपने आप उसकी मैरिज डिज़ोल्व नहीं होगी। उसके लिए उसको जो भी सेक्शन 2 में मेंशन किए गए हैं ग्राउंड, उसके बेसिस पे पिटिशन या डिक्री एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी, तभी उसकी मैरिज डिज़ोल्व होगी। इसमें एक क्लॉज और है कि अगर दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई, ये जो सेक्शंस हैं वो अप्लाई नहीं होगा जो वुमेन जो है वो इस्लाम में किसी दूसरे धर्म से कन्वर्ट हुई हैं और वापस वो अपना जो भी पहले वाला फेथ था उस पर री एम्ब्रेस हो गई हैं। इस्लाम मतलब ए जो है वो पहले लाइक क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन को छोड़ के इस्लाम में आई, उन्होंने मुस्लिम हस्बैंड से शादी की, अब वो दूसरे वापस क्रिश्चियन धर्म को अपना रही हैं, तो वो उस समय इस क्लॉज को यूज़ नहीं कर सकती, इस प्रोविज़न को यूज़ नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 5, लास्ट सेक्शन, राइट टू डवर नॉट टू बी अफेक्टेड। यहाँ पर मैरिड वुमेन को में डवर को, जो भी अनपेड डवर होगा वो एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के ग्राउंड्स में नहीं कंसीडर किया गया। नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट सेल अफेक्ट एनी राइट, जो कि राइट पाने की मैरिड वुमेन अधिकारी है, वो इस एक्ट के अंडर पेमेंट की बात नहीं की गई है। एनी पार्ट देयर ऑफ ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तो एज इट इज़ मेंटेन रहेगी। अगर वो अधिकारी है किसी डवर पाने की, तो वो एज इट इज़ प्रिजर्व रहेगा, वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होगा। ये हुआ हमारा द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939।